हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी। बात करने जा रही हूं आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में। सेशन चल रहा है आप लोग का रीजनिंग का और टॉपिक है एनालॉजी, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। जो लोग लेक्चर नंबर 3 देख रहे हो तो इससे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लेना, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन का जो है वो कलेक्शन लिया गया है प्रीवियस ईयर से। और इस सेशन में भी जो है तो कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से लिया गया है, जिसके थ्रू आप लोग को पता चल सके कि एनालॉजी का क्वेश्चन जो है वो किस बेस्ड पे आता है। ठीक है, और अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे टारगेट 100% है। अभी जो आपका जो सीबीटी 1 हो रहा है, सीबीटी 1 जो हो रहा है तो उसमें एनालॉजी से हर एक सेशन में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का कलेक्शन जो भी आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है और वही चीज को अच्छे से आप लोग को प्रिपरेशन करा दे रहे हैं, ताकि जो भी आपका नेक्स्ट होने वाला है सीबीटी 2 तो आप लोग 3 से 4 मार्क्स अच्छे से गेन कर सको। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आज के इस सेशन में किस तरीके का क्वेश्चन लिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में है तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देख लो, प्राइड का रिलेशन अगर लायन के साथ है तो पूछा जा रहा है आपको कि सोल का रिलेशन किस चीज से होगा, टीचर, स्टूडेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट या फिश। अब यहाँ पे आपसे पूछ रही हूं कि ये प्राइड क्या है, प्राइड और लायन क्या है। तो प्राइड क्या होता है, तो वो होता है आपका ग्रुप ऑफ लायंस। ग्रुप ऑफ लायंस को हम लोग बोलते हैं प्राइड। अगर ग्रुप ऑफ लायंस को बोला जाता है प्राइड तो सोल क्या होता है, सोल क्या होता है, तो सोल होता है आपका ग्रुप ऑफ फिश। ग्रुप ऑफ फिश को सोल बोला जाता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से 2 आपको मीनिंग भी पता चल गया कि प्राइड क्या होता है तो ग्रुप ऑफ लायंस, और सोल क्या होता है तो ग्रुप ऑफ फिश। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। इलेटेड का रिलेशन अगर डिस्पोंडेंट से है, इलेटेड का रिलेशन किस चीज से है, डिस्पोंडेंट से है, तो आपको पूछा क्या जा रहा है कि अनलाइटेंड का रिलेशन किस चीज से होगा। उत्तेजित का रिलेशन अगर नीच से है तो प्रबुद्ध का रिलेशन किस चीज से होगा। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, अवेयर यानी अवगत, इग्नोरेंट यानी अनजान, मिजरेबल यानी दुखी, या टॉलरेंट यानी सहनशील। गेस करो क्या होगा। इलेटेड का डिस्पोंडेंट है तो अनलाइटेंड का क्या होगा। इलेटेड क्या है यहाँ पे, इलेटेड का दूसरा मीनिंग यहाँ पे होता है एक्साइटेड। एक्साइटेड बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा खुशी यानी एक्साइटेड, उसी का दूसरा मीनिंग है इलेटेड। डिस्पोंडेंट क्या होता है, डिस्पोंडेंट क्या होता है तो इसका हिंदी नीच होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका और ज्यादा मीनिंग है, इसको बोल सकते हो आप लोग हताश। हताश होना बोल सकते हो, उदास होना, या बोल सकते हो कि निराश होना। ठीक है, सारा मीनिंग आप लोग अच्छे से याद कर लेना। डिस्पोंडेंट क्या होता है, नीच, या तो हताश, उदास या निराश। अब बताओ कि इस दोनों में रिलेशन क्या है। इलेटेड और डिस्पोंडेंट क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम्स है। क्या है, या बोल सकते हो कि ऑपोजिट है, नहीं तो एंटोनिम है। इलेटेड का एंटोनिम क्या है, डिस्पोंडेंट, यानी एक्साइटेड का क्या है, डिस्पोंडेंट, यानी हताश, उदास या निराश। तो सेम रिलेशन आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि अनलाइटेंड का अपोजिट यानी एंटोनिम क्या होगा, अवेयर, इग्नोरेंट, मिजरेबल या टॉलरेबल। अनलाइटेंड का मतलब क्या होता है, अनलाइटेंड का है प्रबुद्ध। ठीक है, प्रबुद्ध क्या होता है तो जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, ठीक है, शिक्षा होता है, ज्ञान होता है, उसको बोला जाता है प्रबुद्ध। तो इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इग्नोरेंट हो जाएगा, यानी अनजान, जिसके पास शिक्षा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कितना सारा मीनिंग है, वो ध्यान देना। इलेटेड का मतलब उत्तेजित, उसका दूसरा मीनिंग क्या होगा, एक्साइटेड। ठीक है, इसका दूसरा
जो है वो है एंटोनिम्स दिया हुआ है डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का यहाँ पे मीनिंग याद कर लेना, नीच, हताश, उदास या निराश। ठीक है, सेम रिलेशन यहाँ पे है अनलाइटेंड। अनलाइटेंड का मतलब होता है प्रबुद्ध, जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 4 मीनिंग और दिए हैं, तो आप लोग ये भी याद कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इग्नोरेंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। आपको 4 ऑप्शंस जो है दिया गया है। राइटर का रिलेशन पेन के साथ है, डॉक्टर का चिजल के साथ है, प्लम्बर का रिंच के साथ है, कारपेंटर का सॉ है। आपको विषम फाइंड करना है, कौन सा पेयर जो है वो ऑड है। देख लो हो क्या रहा है। लेखक और पेन में क्या रिलेशन है, तो लेखक जो है वो पेन का यूज करता है, बढ़ई जो है वो आड़ी का यूज करता है, प्लम्बर जो है वो टंकी का यूज करता है। क्या डॉक्टर चीजल का यूज करता है? चीजल क्या होता है, तो चीजल का हिंदी होता है छेनी, और छेनी कौन यूज करता है, तो वो कारपेंटर यूज करता है। तो ऑड वन आउट क्या हो गया आपका, डॉक्टर और चीजल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। सेम क्वेश्चन है कि 14 का रिलेशन 48 है, 12 का 72 है, 11 का 88, 8 का 24 है। बहुत सिंपल है, 8 3 24 यानी 8 के टेबल में 24 आ रहा है। ठीक है, 11 के टेबल में 88 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 12 के टेबल में 72 आ रहा है, बिल्कुल सही है। क्या 14 के टेबल में 48 आ रहा है? नहीं ना, तो बिल्कुल गलत है। मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। मीन्स इन 4 ऑप्शन में जो है वो ए जो है वो विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में वर्ड्स को किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, तो आपके ये 5 जो है वो दिए गए हैं। एक है ऑपरेट है, ऑस्टर है, ऑरेकल है, ऑटिस है या ऑफिशियल है। इन 5 को क्या करना है, आपको डिक्शनरी के अनुसार सजाना है। तो डिक्शनरी में क्या होता है, तो ए से जेड होता है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, कि ए बी सी डी से जेड होता है, तो आपको सेम वे में ये सजाना है। तो देखो यहाँ पे 5 में देखो तो आपका जो फर्स्ट लेटर है वो सब में कॉमन है, तो यहाँ से पता नहीं चलेगा। सेकंड क्या है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे R है, यहाँ पे T है, यहाँ पे F है। तो सबसे पहले क्या होगा, तो ऑफिशियल ये जो है ये सबसे पहले होगा। मीन्स 5 जो है वो सबसे पहले होगा। उसके बाद देखो T होगा, R होगा, Y होगा या P होगा, कौन सा होगा, तो उसके बाद आपका 1 होगा। ठीक है, यानी ऑपरेट जो है ये सेकंड नंबर पे आएगा। अब देखो Y पहले आएगा, R पहले आएगा या T पहले होगा, तो RST यानी R पहले आएगा, तो ये आपका 3rd नंबर हो गया, ये 4th नंबर हो गया, और लास्ट कौन हो गया, तो ये 5th नंबर हो गया। अब आपको सीक्वेंस में सजाना है, तो ये क्या है, तो 5 1 3, और ये क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया 2। मीन्स 5 1 3 4 2 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्न में उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो आपको क्या कहा जा रहा है कि एक वर्ड दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है, इसको देख के आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इस वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। पोर्ट है, PORT, देखो PORT क्या फॉर्म हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है कि ये फॉर्म हो रहा है। ट्रैप है, ट्रैप T है, R है, A है, P है, यानी ये भी फॉर्म हो रहा है। ट्रीट है, T है, R है, E है, A है और T है, ट्रीट, ये भी फॉर्म हो रहा है। ऑप्शन क्या है, देखो स्पोर्ट्स, SPORT, लेकिन दूसरा S नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 S है और आपके वर्ड में जो है वो सिंगल S है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 S का फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो विषम है, ऑड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है कि 17 इंटू 36 को 17 लिखा है, 14 इंटू 56 को 16 लिखा है, तो फाइंड क्या करना है 41 इंटू 32 क्या होगा। पहले यहाँ पे देखो उसने क्या लिखा है, उसने 17 मल्टीप्लाई 36 को उसने 17 लिखा है, ये पहला रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन है कि 41 इंटू 56 को उसने क्या लिखा है, वो 16 लिखा है। पहले यहाँ से रिलेशन फाइंड करो कि क्या इसमें करेंगे कि मुझे 17 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो तो बहुत बड़ा संख्या बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 + 7 + 3 + 6 करो, यानी 7 1 8 3 11 और 6 17 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब यही चीज यहाँ पे करते हैं तो 4 + 1 + 5 + 6 6 5 11 5 16 मिल रहा है। तो हो क्या रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हर एक नंबर को ऐड कर रहा है। 1 + 7 + 3 + 6 यानी 17 और 4 + 1 + 5 + 6 क्या है 16। तो आप यही चीज यहाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 4 + 1 + 3 + 2 ये क्या होगा, तो 4 5 3 8 2 10 मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जितना क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे तो उतना इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, ऊपर से माइंड भी शार्प होगा कि कौन सा मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या एडिशन करना है। ठीक है, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। अनइवन का रिलेशन अगर फ्लैट के साथ है, मेथोडिकल का रिलेशन किस चीज से होगा, यानी असमतल का रिलेशन अगर समतल के साथ है तो व्यवस्थित का रिलेशन किस चीज से होगा। अनइवन और फ्लैट में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे का ऑपोजिट है। अनइवन यानी असमतल और समतल फ्लैट, तो यहाँ पे क्या है, तो एंटोनिम है। एंटोनिम की बात हो रही है, अनइवन और फ्लैट एक दूसरे का एंटोनिम है। तो वहीं पे आपको मेथोडिकल का एंटोनिम क्या होगा, कोटिक, रिलैक्स्ड, कंप्लीट या रीएस्ट्रेन। यहाँ पे 4 मीनिंग है, आप लोग थोड़ा सा हिंदी देख लो। कोटिक क्या होता है, तो इसका होता है अस्त व्यस्त। क्या होता है, अस्त व्यस्त। रिलैक्स का मतलब होता है आराम। कंप्लीट का हो जाएगा आपका पूरा बोलो या संपूर्ण बोलो। ठीक है, और रीएस्ट्रेन का मतलब क्या हो जाएगा, तो नियंत्रित, नियंत्रित किया हुआ, या बोल सकते हो सीमित किया हुआ। अब 4 मीनिंग आपको पता है तो इजीली बता सकते हो कि असमतल का समतल होगा तो व्यवस्थित का क्या होगा, तो वो हो जाएगा अस्त व्यस्त यानी कोटिक। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे अनइवन असमतल, फ्लैट यानी समतल, मेथोडिकल यानी व्यवस्थित, कोटिक अस्त व्यस्त, रिलैक्स्ड आराम, कंप्लीट पूरा, रीएस्ट्रेन यानी नियंत्रित किया हुआ। इतने सारे मीनिंग है। और सेम वे में आपको अनइवन का एंटोनिम क्या होता है, तो फ्लैट, और मेथोडिकल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कोटिक। मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 मीन्स कोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। लंग्स का रिलेशन मैन के साथ है, तो स्किन का रिलेशन किस चीज से होगा, लंग्स यानी फेफड़ा, मैन यानी मनुष्य, स्किन मतलब चमड़ी। आपके ऑप्शंस गिवन है अर्थवॉर्म यानी केचुआ, फिश मछली, टाइगर यानी बाघ, बर्ड यानी चिड़िया। रिलेशन आप लोग यहाँ पे फाइंड करो कि फेफड़ा मनुष्य में क्या रिलेशन है, तो इजी है। लंग्स क्या होता है, तो लंग्स इज द ऑर्गन थ्रू विच मैन ब्रीथ, यानी मनुष्य जो है वो सांस लेने के लिए किस चीज का यूज करता है, तो फेफड़ा।
ओके तो चमड़ी का यूज कौन करता है, चमड़ी का यूज कौन करता है, तो वो है अर्थवर्म यानी केचुआ। केचुआ जो है सांस लेने के लिए स्किन का यूज करता है। ठीक है, समझना, जो बोल रही हूँ अच्छे से समझना। मनुष्य जो है वो फेफड़ा का यूज करता है सांस लेने के लिए, तो चमड़ी का यूज कौन करता है, अर्थवर्म। अब यहाँ पे ये भी देख लो कि फिश जो है वो क्या करता है, तो गिल्स का यूज करता है, गिल्स का यूज करता है, और गिल्स का क्या होता है, तो गलफ्रा। ठीक है, गलफ्रा। यहाँ पे टाइगर और बर्ड है, तो ये दोनों जो है वो यूज करता है लंग्स का। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, फिश जो है वो गिल्स का यूज करता है, और टाइगर, बर्ड और मैन जो है वो लंग्स का यूज करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिम्प। लिम्प का मतलब होता है लंगड़ाना का रिलेशन वॉक के साथ है, तो स्टटर का रिलेशन किस चीज से होगा, यानी स्टटर का मतलब यहाँ पे हकलाना है, लंगड़ाना का चलना है, तो हकलाना का क्या है, तो इजी है, स्पीक। ठीक है, लंगड़ाना का रिलेशन चलना। ठीक है, थोड़ा चलने में जो प्रॉब्लम होता है उसको लंगड़ाना बोलते हैं, तो बोलने में जो थोड़ा हिचकिचाहट होता है उसको क्या बोला जाता है, तो हकलाना। तो इजी है कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11, 121, 110, 15, 225, 210। रिलेशन फाइंड करना है कि यहाँ पे हो क्या आ रहा है। 121 यहाँ पे क्या है, वो है 11 का स्क्वायर। ओके, 225 क्या है यहाँ पे, तो वो है आपका 15 का स्क्वायर। ये चीज तो पता चल गया कि 11 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। यहाँ पे 110 किया और 210 किया है, तो उसने क्या किया है कि 121, ये जो बीच में जो देख रहे हैं कि 121 को माइनस कर दिया, 121 में माइनस क्या किया है 11, तो ये आया है 110। सेम वे में 225 माइनस 15 किया है, तो उसे मिला है 210। तो अब सेम वे में आपको बताना है, देखो 11 का स्क्वायर है 121, यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर 81, ये सही हो रहा है। 18 का स्क्वायर 324, ये भी सही है। 17 का 288, ये गलत है। 16 का 255, ये भी गलत है। तो ये दोनों अभी सही हो रहा है कि 9 का स्क्वायर 81 और 18 का 324। अब देखो से दूसरा ये प्रोसेस क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या किया है, बीच वाले से फर्स्ट को माइनस किया है। 81 माइनस 9 क्या होगा 70, तो ये बिल्कुल गलत है। 324 माइनस 18 306, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो हो रहा है तो वही रिलेशन आपको ऑप्शन नंबर 2 में फाइंड हो रहा है कि 11 का स्क्वायर जो है ये बीच में 324 और 324 माइनस 18 किया है, तो उसको क्या मिला है, तो 306 मीन्स ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड टर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। 11 का रिलेशन GO के साथ है, तो 14.5 का रिलेशन किस चीज से होगा। ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फिर से बोल रहे हैं कि अल्फाबेट का जो पोजीशन है A to Z का पोजीशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1 to 26 अगर याद है तो देखो क्वेश्चन कितना इजी बन रहा है। G का पोजीशन पता है कितना, तो 7, और O का क्या है, तो वो है 15। अब दोनों को ऐड करो तो 7 + 15 कितना होता है, तो 22। ठीक है, 22 को उसने क्या लिखा है, हाफ कर दिया है, तो 11। 22 को क्या किया है, हाफ किया है, तो 11। तो अब यहाँ पे कौन सा आपको लेटर मिलने वाला है, तो 14.5 है, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 करते हैं, तो ये आता है आपका 29। अब देख लो यहाँ पे जो आपको लेटर गिवन है तो उसका सम 29 हो रहा है। C और F देखो, C का 3 है, F का 6 है, तो ये हो रहा है 9 मीन्स ऑप्शन नंबर 1 गलत। K और M है, तो M का होता है 13 और JK यानी 11, ये हो रहा है 24, ये भी आपका क्या है ऑप्शन, ये गलत हो रहा है। I का है 9 और T फॉर 20 यानी 29 मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कि जो रिलेशन आपका 11 का रिलेशन GO के साथ है, तो 14.5 का रिलेशन IT के साथ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मैप्स का रिलेशन अगर एटलस के साथ है,
मैप्स का रिलेशन एटलस के साथ है तो आर्टिकल्स का रिलेशन किस चीज से होगा? मैप्स मानचित्र, मानचित्र का रिलेशन किस चीज से है? मानचित्रावली से। तो लेख का रिलेशन किस चीज से होगा? तो यहाँ पे देखो, मानचित्रावली में मानचित्र होते हैं, सबको पता है कि मानचित्रावली में मैप्स होते हैं। तो लेख कहाँ होते हैं? लेख कहाँ होते हैं? तो वो होते हैं आपके मैगजीन यानी पत्रिका में। मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। एस्केमिस का रिलेशन वार के साथ है तो डिजीज का रिलेशन किस चीज से होगा? एस्केमिस यानी लड़ाई, वार यानी युद्ध, डिजीज यानी रोग। आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एपिडेमिक, इन्फेक्शन, पेशेंट या मेडिसिन। एस्केमिस क्या होता है? तो वो होता है आपका कि लार्ज वार का एक पार्ट है। ये क्या है? पार्ट ऑफ लार्ज वार, ठीक है। वार का एक बहुत बड़ा जो संख्या होता है उसको बोला जाता है, बहुत बड़े युद्ध का एक ये पार्ट है। लड़ाई जो है बड़े युद्ध का एक हिस्सा है। उसी प्रकार डिजीज क्या है? रोग क्या है? तो वो एक महामारी का हिस्सा है, महामारी, ठीक है। डिजीज क्या है? इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? तो पार्ट ऑफ एपिडेमिक, पार्ट ऑफ एपिडेमिक, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यहां पे देखो, एपिडेमिक का हिंदी होता है महामारी, ओके। इन्फेक्शन का हिंदी होता है संक्रमण, पेशेंट का होता है मरीज, और मेडिसिन का क्या होता है? तो दवा। अब यहां पे देखो, एपिडेमिक, एपिडेमिक का क्या हो जाएगा? तो लार्ज पॉपुलेशन डेथ, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है कि एस्केमिस का रिलेशन अगर वार के साथ है तो डिजीज का रिलेशन किस चीज से होगा? एस्केमिस का मतलब होता है पार्ट ऑफ लार्ज वार, तो डिजीज, डिजीज यानी रोग का संबंध किस चीज से होगा? तो पार्ट ऑफ एपिडेमिक। और एपिडेमिक क्या होता है? तो लार्ज पॉपुलेशन डेथ, यानी बड़ी मात्रा में जो मौत होती है उसको बोला जाता है एपिडेमिक। यानी एस्केमिस का वार है तो डिजीज का क्या हो जाएगा? तो एपिडेमिक, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ब्रिज यानी पवन, पवन का रिलेशन है साइक्लोन के साथ यानी चक्रवात। तो आपको पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ड्रिजल का रिलेशन किस चीज से होगा, यानी बूंदाबांदी का रिलेशन किस चीज से होगा? ब्रिज यानी पवन, साइक्लोन यानी चक्रवात, ड्रिजल यानी बूंदा बूंदी क्या होगा? तो सबसे पहले ये बताओ कि ब्रिज क्या होता है? तो ये होता है जेंटल, जेंटल फ्लो ऑफ विंड यानी हवा, ठीक है। नोट करना यहां पे। साइक्लोन क्या होता है? तो ये होता है वायोलेंट फ्लो ऑफ विंड। चलो दोनों का हिंदी देख लो। पवन, पवन को बोला जाता है सौम्य प्रवाह, यानी हल्का हवा जो चलता है, हल्का हवा जो चलता है उसको बोला जाता है पवन। और भारी मात्रा में जो हवा चलता है, हवा का जो भारी प्रवाह जो किसी को उड़ा ले जाता है उसको बोला जाता है चक्रवात। उसी तरीके से ड्रिजल यानी बूंदाबांदी, यानी हल्की बारिश जो होती है उसको बोला जाता है बूंदाबूंदी। इसका मतलब क्या होगा? रिवर्स में क्या होता है कि मूसलाधार बारिश यानी डाउनपार, यानी भारी मात्रा में जो वर्षा होता है वो हो जाएगा आपका मूसलाधार बारिश। यानी पवन का रिलेशन चक्रवात के साथ है तो बूंदाबांदी का रिलेशन किस चीज से होगा? तो मूसलाधार बारिश से। ब्रिज यानी जेंटल फ्लो ऑफ विंड, तो साइक्लोन हो जाएगा वायलेंट फ्लो ऑफ विंड। ड्रिजल यानी हल्की वर्षा, तो डाउनपोर क्या हो जाएगा? तो मूसलाधार बारिश, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन सब है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी सेशन में, इस सेशन में लिया गया है सारे क्वेश्चन जो है
इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है ये आपका होमवर्क में रहा। जो लोग अगर वीडियो देखते हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो ऑप्शन पिक करके बताना कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो है आंसर क्या है। क्वेश्चन एक बार आप लोग समझ लो कि मृग तृष्णा जो है वो रेगिस्तान में होता है, या मृग तृष्णा का अगर रेगिस्तान के साथ है तो नेक्स्ट रिलेशन आपको फाइंड करना है। स्काई इल्यूजन, रेनबो स्काई, रेनबो मिरर इमेज, ठीक है। तो एक बार आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लो। आज के सेशन में ये जो 15 क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को देख लो। अगर जहां भी आपको प्रॉब्लम होती है, जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट कर सकते हो, या जो नहीं समझ में आया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही जो भी बुक फॉलो कर रहे हो एनालॉजी का भी, तो फिलहाल एनालॉजी ही आप लोग का चल रहा है, तो एनालॉजी से अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे फेसबुक पेज अनलिमिटेड एजुकेशन पे क्वेश्चन पोस्ट करो, वहां पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।